आप सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। शैतान। स्टेशन पर राज पुरोहित को विदा करते ही ध्रुव ने चैन की सांस ली और गोपीनाथ से बोला, थैंक यू गोपी, तुमने संभाल लिया। अगर वो घर जाने की जिद करते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव आगे और कुछ कह पाता, गोपीनाथ की नजरें ध्रुव की कैबिन के दरवाजे पर पड़ी और उसने चौंकते हुए कहा, आप यहाँ? ध्रुव ने पलट कर देखा तो सामने रूपा खड़ी थी। रूपा को देखते ही ध्रुव बुरी तरह से चौंक गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रूपा घर से इतनी दूर यहाँ रेलवे स्टेशन पर, वो भी बिना किसी साधन के, पैदल आ सकती थी। उसने चौंक कर रूपा से पूछा, रूपा तुम यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? ध्रुव को अपने सामने खड़ा देखकर रूपा की आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ गए। ध्रुव ने आगे बढ़कर उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ रूपा, तुम ठीक तो हो ना? रूपा ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, आप कल घर से जल्दी आने का कहकर गए थे और अभी तक नहीं लौटे तो मुझे लगा। इतना कहकर रूपा रोने का नाटक करने लगी तो ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ध्रुव का इस तरह रोमांटिक होकर किसी रोती हुई लड़की को गले लगाना गोपीनाथ के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई तो उसने जानबूझकर दोनों को छेड़ते हुए अपना गला साफ करने की एक्टिंग की। गोपीनाथ को इस तरह छेड़ते देख ध्रुव शर्मा गया तो रूपा ने भी शर्माने का नाटक किया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। गोपीनाथ ने झट से कहा, अरे अरे आप लगे रहिए, हम तो बस यूं ही थोड़ी मस्ती कर रहे थे। उसने ध्रुव को छेड़ते हुए कहा, आइए आइए भाभी जी, आपके बिना तो मास्टर जी का मन ही नहीं लग रहा था। आपके आने से तो उनके चेहरे की रौनक लौट आई है। गोपीनाथ की बात सुनकर ध्रुव और रूपा दोनों ही हंस पड़े। उसके बाद तीनों ध्रुव के कैबिन में दाखिल हुए और रूपा ध्रुव की कुर्सी पर मालकिन की तरह बैठ गई, जिसे देखकर गोपीनाथ ने कहा, बिल्कुल सही जगह बैठी है भाभी जी, अब आप संभालिए हमारे मास्टर जी को, तब तक मैं आपके लिए कुछ चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। गोपीनाथ की बात सुनकर रूपा ने एक सुशील बहू का नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं गोपी भैया, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गोपी कहाँ सुनने वाला था। उसने झटके से कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं भाभी जी, आप पहली बार हमारे रेलवे स्टेशन पर आई है, कुछ खातिरदारी तो बनती ही है। आप बातें कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। इतना कहकर गोपीनाथ कैबिन से बाहर चला गया। गोपीनाथ के जाते ही रूपा ने ध्रुव का दिल रखने के लिए बनते हुए कहा, कितने अच्छे हैं ना गोपी भैया, आपको बहुत मानते हैं। रूपा के मुंह से गोपीनाथ की तारीफ सुनकर ध्रुव खुश हुआ। उसने कहा, इस जंगल में अब तक बस वही तो मेरा परिवार था। रूपा ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए पूछा, और अब? ध्रुव ने प्यार से रूपा की आंखों में देखते हुए कहा, अब तो तुम ही मेरा सब कुछ हो। ध्रुव की बात सुनकर रूपा ने नाराज होने का नाटक किया और बोली, बस रहने दीजिए, अगर मैं ही सब कुछ होती तो मुझे यूं अकेला छोड़कर 24 घंटे से यहाँ नहीं होते आप। ध्रुव ने रूपा को मनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है जान, मैं यहीं फंस गया था। ध्रुव के मुंह से अपने लिए जान शब्द सुनकर रूपा को अच्छा लग रहा था। रूपा को सुकून था कि उसका सम्मोहन अभी तक ध्रुव पर हावी था। उसने प्यार से पूछा, ऐसा क्या काम आ गया था? रूपा का सवाल सुनकर ध्रुव थोड़ा सीरियस हो गया। उसने कहा, मेरे अतीत का एक पन्ना मेरी जिंदगी की किताब से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ था, बस उसी से निपट रहा था। रूपा गौर से सीरियस होकर ध्रुव की बात सुन रही थी। रूपा को इतना गंभीर देखकर ध्रुव ने बात बदलते हुए कहा, मेरी छोड़, तुम बताओ यहाँ कैसे आई? रूपा ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, कैसे आई मतलब? पैदल चलकर, और कैसे? रूपा का जवाब सुनकर ध्रुव चौंक गया। उसने कहा, पैदल?
और वो भी इतनी दूर धूप में। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ध्रुव को इस तरह उसकी परवाह करते देखकर रूपा मन ही मन खुश हुई। उसने कहा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे किसका डर? रूपा की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि रूपा शायद बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। लेकिन उसने ध्रुव के बदलते हाव भाव को जल्दी ही भांप लिया और बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है आपके रहते मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? रूपा का जवाब सुनकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन यहाँ आने की जरूरत ही क्या आन पड़ी रूपा, कि तुम इतनी दूर पैदल ही जंगल के रास्ते से होकर यहाँ आ गई। रूपा को लगने लगा कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने नाटक करते हुए कहा, एक लड़की के दिल की बात आप नहीं समझेंगे। परसों रात और कल सुबह जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, उसके बाद आप यूं 24 घंटों तक घर नहीं लौटे तो मेरे मन में न जाने कैसे कैसे सवाल उठने लगे। मुझे लगा आपका मुझसे दिल भर गया है। इतना कहकर रूपा एक बार फिर रोने का नाटक करने लगी। रूपा के आंसुओं में ध्रुव का दिल मोम की तरह पिघल गया। उसने झट से उठकर रूपा को अपने सीने से लगा लिया और अपनी देरी के लिए माफी मांगने लगा। तभी गोपीनाथ हाथ में ट्रे लिए अपनी बीवी और बच्चों के साथ ध्रुव के कैबिन में दाखिल हुआ। गोपीनाथ और उसके परिवार को देखकर दोनों झट से एक दूसरे से अलग हो गए। गोपीनाथ की पत्नी भी उन्हें इस तरह देखकर शर्मा गई। कैबिन में दाखिल होते ही गोपीनाथ ने चाय नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी और अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाभी जी, ये मेरी घरवाली मधु है और ये मेरा बेटा बबलू। गोपीनाथ की पत्नी मधु ने रूपा को नमस्ते किया तो रूपा ने भी जवाब में उसे नमस्ते किया और अपनी कुर्सी से उठकर बबलू के गाल खींचते हुए कहा, आपका बेटा तो बहुत ही प्यारा है गोपी भैया। इसके बाद रूपा ने गोपीनाथ की पत्नी को गले लगाते हुए कहा, और भाभी बहुत ही सुंदर। रूपा की बात सुनकर गोपीनाथ शर्मा गया, लेकिन रूपा का ध्यान गोपीनाथ पर नहीं गया, बल्कि वो गोपीनाथ की पत्नी मधु को देखकर थोड़ा चौंकी। उसे महसूस हुआ कि मधु के शरीर में उसे एक नहीं बल्कि 2 धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसे मामला समझ आते बिल्कुल भी देर नहीं लगी और उसने मधु के पेट पर नजर डालते हुए इशारे से पूछा, तो मधु ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दोनों औरतों को इस तरह इशारे इशारे में बात करते देखकर ध्रुव और गोपीनाथ दोनों कंफ्यूज हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और ध्रुव ने कहा, ये सही है, आप दोनों को मिले अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और अभी से इशारों इशारों में बातें भी शुरू हो गई। ध्रुव की बात खत्म होते ही गोपीनाथ ने कहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मास्टर जी, जब भी 2 औरतें इशारों से आपस में बात करती है तो कोई ना कोई बड़ा राज छिपा रही होती है। गोपीनाथ की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन रूपा की पैनी नजर अभी भी मधु के पेट पर ही टिकी हुई थी। दरअसल गोपीनाथ की पत्नी मधु कुछ दिनों पहले ही फिर से गर्भवती हुई थी और ये बात उसने अभी तक गोपीनाथ को भी नहीं बताई थी, लेकिन रूपा को तो उसे छूते ही ये बात पता चल चुकी थी और अब उसके दिमाग में एक बड़ा ही भयानक मकसद जन्म ले चुका था। रूपा जानती थी कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि वो तो शैतानों का भावी राजा था। इसलिए उसकी बढ़त इंसानी बच्चों जैसी नहीं थी। वो एक दिन में ही रूपा के गर्भ में पूरे 1 महीने जितना बड़ा हो चुका था और अब उसे इंसानी खून की जरूरत थी। उस पर अगर किसी अजन्मे बच्चे का खून उसे मिल जाए तो वो ज्यादा शक्तिशाली बन सकता था। इसलिए रूपा की नजर अब मधु के गर्भ पर थी। कुछ देर बाद मधु, रूपा, ध्रुव और गोपीनाथ वहीं कैबिन में बैठकर गपशप करने लगे, लेकिन रूपा ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए मन ही मन कुछ प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अचानक मधु को अपने पेट में भीषण दर्द महसूस होने लगा। देखते ही देखते मधु दर्द से छटपटाने लगी।
अचानक मधु की ऐसी हालत देखकर ध्रुव और गोपीनाथ बुरी तरह से घबरा गए। गोपीनाथ ने रुआंसे स्वर में हकलाते हुए मधु से पूछा, मधु, ये सब तुम्हें ये हो क्या रहा है? सबको घबराते देखकर रूपा ने भी घबराने का नाटक किया और बोली, लगता है भाभी का। वो कुछ देर रुककर मधु को देखती रही और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है इन्हें अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। हालांकि रूपा की कुटिल मुस्कान पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन गोपीनाथ की पत्नी मधु रूपा की नजरों को भांप गई। उसे शक होने लगा कि हो ना हो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए रूपा ही जिम्मेदार थी। मधु को इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि दर्द के मारे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। इसलिए वो गोपीनाथ से रूपा के बारे में कुछ भी नहीं कह पाई। हालांकि उसने इशारे से गोपीनाथ को समझाने की कोशिश की, लेकिन गोपीनाथ समझ ही नहीं पाया और देखते ही देखते मधु निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। मधु की ऐसी हालत देखकर गोपीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, ये तुझे क्या हो गया मधु? उठना मधु। गोपीनाथ को इस तरह रोता देखकर ध्रुव का दिल भी फट पड़ा। उसने गोपीनाथ को संभालते हुए कहा, संभालो खुद को गोपी, ये वक्त रोने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का है। मैं स्कूटर निकालता हूँ, तुम भाभी को जल्दी से बाहर लेकर आओ, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। इतना कहकर ध्रुव ने मुड़कर रूपा की ओर देखा। रूपा भी सबको दिखाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। उसने सिर हिलाकर ध्रुव की हाँ में हाँ भरी और ध्रुव जल्दी से स्कूटर की चाबी लेकर बाहर की तरफ निकल गया। ध्रुव के जाते ही गोपीनाथ ने मधु को अपनी बाहों में उठाया तो रूपा ने झूठी परवाह दिखाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए गोपी भैया, सब ठीक हो जाएगा। आप जल्दी से भाभी को अस्पताल लेकर जाइए, बबलू का ख्याल मैं रख लूंगी। रूपा की अगली चाल से अनजान गोपीनाथ उसकी बातें सुनकर और ज्यादा भावुक हो गया। उसने कहा, सच में भाभी जी, आप बहुत अच्छी हैं। इतना कहकर रोता हुआ गोपीनाथ अपनी पत्नी मधु को गोद में उठाकर भागता हुआ कैबिन से बाहर चला गया। ध्रुव और गोपीनाथ के जाते ही डरा हुआ बबलू रूपा से चिपक गया और रोने लगा। रूपा ने बड़े ही प्यार से उसे संभाला और बोली, बेटा बबलू, मम्मी बस अभी ठीक हो जाएगी। तुम अपने आंसू पोंछो और जरा जाकर देखो तो वो लोग निकले कि नहीं। रूपा की बात सुनकर बबलू भी रोते हुए कैबिन से बाहर चला गया और सभी के जाते ही अचानक रूपा के हाव भाव बदलने लगे। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई और वो अपने शैतानी रूप में आ चुकी थी। अपने शैतानी रूप में आने के बाद उसने प्यार से अपने पेट पर हाथ रखा तो उसे अपने बच्चे की धड़कनों में तेजी महसूस हुई और वो खुश होती हुई बोली, तुम्हारी भूख अब शांत हुई ना मेरे लाल। रूपा अपने उसी रूप में राक्षसी हंसी हंसने लगी। तभी अचानक गोपीनाथ का बेटा बबलू दौड़ते हुए ध्रुव की कैबिन में दाखिल हुआ और सामने खड़ी रूपा का असली रूप देखकर उसकी चीख निकल गई। रूपा और उसके अजन्मे बच्चे की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसका हर दिन एक महीने की तरह गुजर रहा था। क्या ध्रुव इस अप्राकृतिक परिस्थिति को समझ पाएगा? क्या बबलू की जिंदगी भी खतरे में पड़ने वाली थी? क्या 9 दिन बाद इस दुनिया में जन्म लेने वाला था शैतानों का वो राजा जिसका इंतजार रूपा और अष्टा कई सदियों से कर रहे थे? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला भाग।